फाइनली सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है अपनी मार्किंग स्कीम क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल में ये बताया है कि कैसे क्लास 12 के बच्चों के मार्क्स को अलॉट किया जाएगा और कैसे आपकी मार्कशीट बनेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपके साथ ये जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई की, इसका पूरा ब्रेकडाउन इस वीडियो में डिस्कस करा है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करें। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इनफैक्ट स्कूल टीचर्स के लिए भी इसमें सारी जानकारी बहुत अच्छे से दी जाएगी। तो वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को जो सीबीएसई ने रिलीज करा है। इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन करा है जो अलग अलग एंटिटीज के लिए रेलिवेंट है, लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ब्रेकडाउन जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ही रेलिवेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे पॉइंट नंबर 3 पर जो हमारे लिए रेलिवेंट है, यानी कि मोड ऑफ असेसमेंट। मोड ऑफ असेसमेंट की अगर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूं तो यहां पर 3 एलिमेंट्स के बारे में जिक्र करा गया है। एलिमेंट नंबर 1 यानी कि क्लास 12। क्लास 12 के बारे में यह बताया गया है कि क्लास 12 में बच्चे ने जो भी अपने इंटरनल एग्जाम्स दिए हैं या जो भी हाफ ईयरलीज या मिड टर्म्स या प्री बोर्ड्स दिए हैं, उनकी वेटेज को लेने के बारे में यहां बोला गया है। अगर मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊं तो इसमें लिखा है, द फर्स्ट एलिमेंट इन द असेसमेंट ऑफ फॉर क्लास 12 आर द रिजल्ट्स ऑफ यूनिट टेस्ट्स, मिड टेस्ट्स or pre-board examination conducted by the schools. Due to the nature, the online examination from homes and differential access to digital infrastructure solely relying on these scores is not prudent for 2 reasons. Basically वो ये बताना चाहते हैं कि क्लास 12 जो एक एलिमेंट है आपकी मार्कशीट का, उसमें अगर आपका कोई यूनिट टेस्ट हुआ है, उसमें अगर आपका कोई मिड टर्म एग्जाम हुआ है या उसमें अगर कोई प्री बोर्ड्स हुए हैं तो उनके मार्क्स को लिया जाएगा। पर वो एग्जाम्स क्योंकि ऑनलाइन मोड में हुए और बहुत सी जगह शायद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, बहुत सी जगह बच्चों को कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं, बहुत से बच्चों ने तो शायद कोई प्री बोर्ड एग्जाम दिया भी ना हो, तो उन मार्क्स पर रिलाई करना बहुत मुश्किल है, ऐसा यहां पर दे रखा है। तो इसी कंसर्न को देखते हुए बोर्ड्स ने डिसाइड करा कि एक और एलिमेंट इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए। तो वहां से आ गया हमारा एलिमेंट नंबर 2 यानी कि क्लास 10th। क्लास 10th के अंदर सभी बच्चों ने अपना एक एक्सटर्नल एग्जाम दिया होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम दिया था। तो इसीलिए क्लास 10th के मार्क्स को भी यहां पर एज एन एलिमेंट बनाकर जोड़ा गया है। तो यही बात यहां पर लिखी है, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द करंट कोहोर्ट ऑफ class 12th students fit the requirement. The result of these examination may be treated as a measure of students ability. तो क्लास 10th के मार्क्स लेने का पर्पस ये है ताकि स्टूडेंट की काबिलियत क्या है इसको नाप सके। तो इस तरह से क्लास 10th के एलिमेंट्स को भी यहां पर लिया गया है। अब इस पर प्रश्न ये उठा कि क्लास 10th में कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए जाएंगे, इस पर सब बच्चे गौर करना और पेरेंट्स भी। क्लास 10th के लिए आपके जो भी मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके बेस्ट 3 पेपर्स का एवरेज लिया जाएगा। बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, मैं इसकी क्रिटिकलिटी आपको आगे समझाऊंगा जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा, जब इसका एनेक्स्चर डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर जो एवरेज लेने की बात हो रही है वो पूरे 100 नंबर की एवरेज नहीं होगी, वो सिर्फ थ्योरी मार्क्स जो आए हैं बच्चे के उसकी बात हो रही है। तो इस चीज को हम वीडियो के एंड में देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एलिमेंट नंबर 3 पर, यानी कि बच्चे के क्लास 11th के मार्क्स को भी यहां पर कंसीडर करने की बात की गई है। इसका रीजन ये दिया गया क्योंकि क्लास 10th में बच्चे ने वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़े होते जिनके आधार पर हम क्लास 12 के मार्क्स देने की बात कर रहे हैं। तो क्लास 11th में बच्चा जाहिर तौर पर वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है जो आगे चलकर वो क्लास 12th में पढ़ता है। तो इसीलिए क्लास 11th के भी सब्जेक्ट्स को वेटेज देने की यहां पर निर्णय लिया गया। तो कुल मिलाकर आपका रिजल्ट जो बनेगा वो 3 एलिमेंट्स को कंप्राइज करके बनेगा, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं। नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाऊं तो यहीं पर ये कंक्लूजन में दे रखा है, The assessment of class 12th should be a composite measure that reflects the student's performance in school-based performance in class 12th and class 11th and result of the performance in the best 3 subjects out of the main subjects in class 10th। यानी कि नटशेल में
जो हम सब जानते हैं कि हमारे इंटरनल स्कूल एग्जाम्स जो 11th में हुए और जो 12th में हुए उसकी वेटेज प्लस हमारे क्लास 10th की वेटेज, जिसमें टॉप 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं 5 में से, उनको कंसिडर किया जाएगा। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया बनेगा कैसे, और एक डेमो एग्जांपल लेकर समझेंगे कि आपके मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 4, यानी कि प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का और थ्योरी होती है 80 मार्क्स की, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स, जिसमें आप पेपर देते हैं वो 80 मार्क्स का होता है, और आपके स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल आपसे लिया जाता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसको इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। इसी तरह बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप 70 मार्क्स का पेपर करते हैं और 30 मार्क्स इंटरनल के होते हैं। सिमिलरली 60 और 40, 50 या 50 या 30 या 70। तो यहां पर अब बच्चों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी, कि इंटरनल एग्जाम्स जो हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल के इंटैक्ट रहेंगे। उसमें कोई 11th की या कोई भी 10th की वेटेज का रोल नहीं होगा। यानी कि आपका प्रैक्टिकल का जो स्कोर है वो आपका इंटैक्ट रहने वाला है, जो आपने अभी अपने क्लास 12th में दिया है, जिसके लिए हो सकता है आप बच्चों को अभी स्कूल में शायद बुला भी रहे हों या आपसे कुछ प्रोजेक्ट्स सबमिट करवाए भी गए होंगे। तो आपके इंटरनल के मार्क्स यानी प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स ऑलरेडी इंटैक्ट रहेंगे, उसमें 11th या 10th का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जहां पर 10th और 11th के मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा उस पोर्शन को हम बोलेंगे थ्योरी मार्क्स। तो यहां पर नोटिफिकेशन में इनको बोला गया है थ्योरी मार्क्स। ध्यान देना, जहां पर भी अब आगे मैं थ्योरी मार्क्स बोलूंगा, इसका मतलब ये वो मार्क्स हैं जो आपको थ्योरी लिखने के लिए मिलते थे, यानी जो ऑफलाइन पेपर अगर होता तो आपको मिलते, लेकिन अब वो नहीं दे सकते। तो आगे बढ़ेंगे हम थ्योरी मार्क्स के एलोकेशन पर। इस नोटिफिकेशन का जो पॉइंट 6 है वो काफी रेलिवेंट है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। इसमें आपको पूरा प्रॉपर क्राइटेरिया समझाने की कोशिश की गई है। अगर मैं इसकी हेडिंग पढ़ूं, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन, यानी कि मैं यहां पर प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थ्योरी पोर्शन के मार्क्स की बात कर रहा हूं, ऑफ 80, 70, 60, 50, 30 जो भी है, वॉट एवर, मैं मान लेता हूं अकाउंटेंसी के मार्क्स। मैं एग्जाम्पल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से लेकर चलता हूं। तो अकाउंटेंसी में अगर मैं बात करूं तो आपके थ्योरी मार्क्स का पोर्शन होता है 80, तो विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। वो 80 मार्क्स की ब्रेकअप बनेगा कैसे? क्लास 12th, ध्यान से पढ़ना, मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जाम्स, कुछ भी हो सकते हैं। इसकी डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, उनकी वेटेज होगी 40%। तो अगर मैं थ्योरी मार्क्स 80 मान रहा हूं अपने अकाउंट सब्जेक्ट के, तो 80 का अगर मैं 40% कंसिडर करूं, दैट मींस आपको 32 मार्क्स जो मिलेंगे या अलॉट होंगे मैक्सिमम, वो आपके क्लास 12th के परफॉर्मेंस के हिसाब से अलॉट होंगे। देन क्लास 11th, मार्क्स बेस्ड ऑन, ध्यान से पढ़ना, थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम। आपके क्लास 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में थ्योरी पोर्शन में जितने नंबर आए हैं, ध्यान रखना, क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में, इंटरनल नहीं, फाइनल एग्जाम में थ्योरी वाले पोर्शन में कितने नंबर आए हैं। हो सकता है क्लास 11th में किसी बच्चे के प्रैक्टिकल में ज्यादा आए हो, 20 में से 20 हो, बट थ्योरी 80 में से सिर्फ 60 हो। तो उसको लग रहा होगा शायद कि मेरे तो 100 में से टोटल 80 बन गए और मेरा 80 नंबर ही यहां पर वेटेज मानी जाएगी। नहीं, आपके थ्योरी कंपोनेंट में ही जितने नंबर आए हैं क्लास 11th के, वो भी फाइनल एग्जाम में, सिर्फ उसी की वेटेज निकाली जाएगी और उसको 30% वेटेज दी गई है। तो यानी कि अगर आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करें जो आपका 80 नंबर का है, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स 24 मार्क्स आपके क्लास 11th के मार्क्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आपके क्लास 11th में, ध्यान रखना, अगर आपके क्लास 11th में 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो आपको यहां पर पूरे 24 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपके क्लास 11th में 80 में से सिर्फ 40 मार्क्स आए हैं, आधे आए हैं, तो आपको यहां पर सिर्फ 12 नंबर मिलेंगे। तो अपने फटाफट से क्लास 11th के रिजल्ट पे जाओ, जल्दी से देखो कि अकाउंट्स में आपको थ्योरी में कितने मार्क्स मिले थे, और अपने प्रोपोर्शनेट मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। देन आते हैं थर्ड कंपोनेंट पर, क्लास 10th, मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट
ऑफ द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द मेन 5 सब्जेक्ट्स। यानी कि फिर से वही बात, 5 सब्जेक्टों के जो थ्योरी कंपोनेंट हैं, थ्योरी कंपोनेंट, उसमें जो भी आपके टॉप 3 यानी कि जो बेस्ट मार्क्स होंगे उनको कंसिडर करा जाएगा। तो अगर क्लास 10th में भी आपको कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हैं तो उसको आप हटा देना, उसका कोई रोल नहीं होगा। थ्योरी कंपोनेंट ही यहां पर लिया जाएगा और 3 बेस्ट सब्जेक्ट का एवरेज निकाल दिया जाएगा। तो मैं इसका एक एग्जांपल अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी सी देर में, लेकिन जो भी आपके 3 टॉप बेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे और उसमें थ्योरी कंपोनेंट में जो भी आपके मार्क्स आए होंगे उसका एक एवरेज बना दिया जाएगा और उस परसेंटेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से यहां पर 30% वेटेज दी जाएगी। तो अगर मैं फिर से अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स अलॉट हो सकते हैं 10th के आधार पे वो हो सकते हैं 24 नंबर। तो अगर आप इनका टोटल करोगे तो 32 मार्क्स आपके अपने क्लास 12 की मेहनत के, 24 मार्क्स आपके क्लास 11th की मेहनत के, 24 मार्क्स आपके क्लास 10th की मेहनत के, कुल मिलाकर आपको अकाउंटेंसी के थ्योरी पोर्शन में 80 मार्क्स मैक्सिमम अलॉट हो सकते हैं और जो रिमेनिंग 20 हैं वो आपके अपने अभी के प्रैक्टिकल के बेसिस पर आपको अलॉट किए जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको पॉइंट बी दिखाऊं, द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एटसेट्रा ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन द एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द सीबीएसई पोर्टल। आपके स्कूल ने सीबीएसई पोर्टल पर आपके या तो प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ा दिए हैं या चढ़ा देंगे, वो आपके जो भी ओरिजिनल एक्चुअल मार्क्स होंगे अभी के प्रैक्टिकल के या इंटरनल असेसमेंट के जिसको बोल सकते हैं, वो आपके एज इट इज आउट ऑफ 20 ही काउंट हो जाएंगे। यानी कि जो आपका 100 मार्क्स का टोटल रिजल्ट बनेगा एक सब्जेक्ट का, द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, जो मैं आपको आगे एनेक्स्चर में डिटेल में समझाऊंगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके क्लास 12th के मार्क्स लगेंगे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, तो वो कैसे बनेंगे। बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। मैं ज्यूम कर लेता हूं कि आपके क्लास 10th के अंदर जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ इस प्रकार के आपके मार्क्स आए। पेपर 1 में आपने सिक्योर करे हैं 90, देन 80, देन 92, देन 88, देन 85 रेस्पेक्टिवली। तो आपके इसमें टॉप 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स पहले पिक करे जाएंगे। टॉप 3 बेस्ट सब्जेक्ट आपके 90, 92 एंड 88 पिक हो जाएगा। फिर जो ये टॉप 3 मार्क्स आपके जो पिक हुए, इनका एक एवरेज मार्क्स निकाल लिया जाएगा, जो हमारे केस में आ रहा है 90%। यानी कि ये माना जा रहा है कि क्लास 10th में आप 100 में से 90 नंबर सिक्योर करने वाले बच्चे हो। यानी कि आपकी एबिलिटी, जो पास्ट परफॉर्मेंस है आपकी, वो 90% एबिलिटी दर्शा रही है क्लास 10th की। अब यहां पर एक पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो शायद आम जनता नहीं समझ पा रही होगी। क्लास 10th में हमारे 100 में से नंबर अगर 90 आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जब 30% वेटेज ली जाएगी क्लास 10th के मार्क्स की, तो हम सोचें कि यहां क्लास 12th में हमारे 27 मार्क्स अब अलॉट हो जाएंगे। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज क्लास 12th में जो हम मार्क्स अलॉट कर रहे हैं वो आउट ऑफ 80 कर रहे हैं और यहां क्लास 10th में जो मैंने आपको ये 90% मार्क्स बताए हैं ये आउट ऑफ 100 हैं। और अगर आप देखें भी, अगर यहां पर 27 मार्क्स अलॉट हो गए तो ये मैक्सिमम 24 जो मार्क्स हमने अभी पढ़ा था उससे एक्सीड कर जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो बहुत से बच्चे ये कैलकुलेशन शायद कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमारे क्लास 10th के जो भी मार्क्स हैं वो सीधा सीधा 30% हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्रिटिकलिटी है, समझना। क्लास 10th में आपका जो स्कोर है वो आउट ऑफ 100 है, पर मैं अभी बात कर रहा हूं आपके क्लास 12th के 80 मार्क्स में से कितने नंबर लगेंगे उसकी। तो ध्यान रखना, आपके क्लास 10th की जो मार्क्स है उसको पहले 80 के हिसाब से कन्वर्ट करा जाएगा। अगर आप 100 में से 90 लाते हो, दैट मीन्स आप 80 में से, इसका मतलब 72 लेकर आते होंगे। तो आपके मार्क्स पहले 72 बनाए जाएंगे। यानी कि माना जाएगा कि अगर आपने क्लास 10th में 90% सिक्योर करा है तो वो आउट ऑफ 100 करा है, तो आप आउट ऑफ 80 कितना करते? आप आउट ऑफ 80 क्लास 10th में 72 सिक्योर करते। तो आपके क्लास 10th के जो 72 मार्क्स आए हैं इसका 30% अब अलॉट किया जाएगा। यानी कि आपको 27 मार्क्स नहीं अलॉट होंगे बच्चों, आपको 72 का जो 30% बनता है यानी कि 21.6 इतने मार्क्स माने जाएंगे कि आपके 10th में से यहां पर अलॉट होकर आ रहे हैं। तो आउट ऑफ 24 मैक्सिमम मार्क्स आपको 10th की वेटेज के हिसाब से यहां पर मिलेंगे
21.6। ये है आपके 10th के मार्क्स का प्रोसेस। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ 3 निकाला, उसका एवरेज लिया, पर ध्यान रखना सीधा एवरेज का ही 30% नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम आउट ऑफ 80 से में से मार्क्स निकाल रहे हैं थ्योरी कंपोनेंट के लिए, जबकि 10th में आपका स्कोर जो था वो आउट ऑफ 100 था। तो पहले आपके 100 वाले स्कोर को आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करेंगे कि भाई 80 में से ये बच्चा कितना लाता। 80 का पेपर होता तो ये बच्चा 72 लाता। तो आइए इसको 30% वेटेज दे दी जाए, यानी कि 21.6 मार्क्स आपने अपने क्लास 12th के अकाउंट्स के लिए सिक्योर कर लिए हैं। अब आता हूं क्लास 11th में, आपने अकाउंट्स में मान लेते हैं थ्योरी कंपोनेंट में 80 में से 64 मार्क्स सिक्योर करें। अब क्लास 11th में ऑलरेडी वो 80 में से ही सिक्योर्ड मार्क्स हैं 64, तो आपको सीधा सीधा इस 64 मार्क्स का 30% वेटेज अलॉट हो जाएगा आपके क्लास 12th के लिए, जो कि आएगा 19.2। यानी कि आपके मैक्सिमम 24 नंबरों में से आपको 19.2 नंबर मिल चुके हैं अपने पास्ट परफॉर्मेंस क्लास 11th के लिए। और जो तीसरा एलिमेंट बच गया आपके 12th के नंबर के लिए, वो है आपके प्री बोर्ड्स या आपके यूनिट टेस्ट या आपके मिड टर्म्स। कोई भी एग्जाम आपने अगर अभी स्कूल में दिया होगा क्लास 12th का, मैं मान लेता हूं उस प्री बोर्ड या उस इंटरनल एग्जाम या उस यूनिट टेस्ट में अगर सपोज आपके 80 में से आए हैं 60, तो आपको मिलेगी अपने क्लास 12th के एग्जाम्स की वेटेज का 40%, यानी कि आपको 60 का 40% वेटेज अपने पास यहां पर आपको दे दिया जाएगा, यानी कि 24 नंबर। तो आप मैक्सिमम 32 में से आपको 24 नंबर अपने क्लास 12th की मेहनत के मिल जाएंगे। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो आपके क्लास 12th के थ्योरी कंपोनेंट के मार्क्स बन जाएंगे। और जो आ रहा है टोटल अगर मैं जोड़ूं 64.8, तो हम इसको राउंड फिगर बना लेंगे, बोर्ड्स में भी बना दी जाएगी 65। दैट मींस आपके क्लास 10th की 30% की वेटेज, आपके क्लास 11th की 30% की वेटेज और आपके क्लास 12th की 40% की वेटेज को मिलाकर जो थ्योरी कंपोनेंट में मार्क्स आपके बन रहे हैं वो बन रहे हैं 65। अब फर्ज करते हैं कि आपने जो अभी जाकर प्रैक्टिकल दिया है, यानी कि बोर्ड्स में अपनी जो फाइल सबमिट करी है और आपके स्कूल ने सीबीएसई पोर्टल पर आपको इंटरनल के 20 ऑफ 20 दे भी रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के 20 नंबर और मिल जाएंगे। तो जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा अकाउंटेंसी का, तो यू विल बी सिक्योरिंग 85 आउट ऑफ 100। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि किस तरह से मार्क्स का एलोकेशन किया जाएगा। इसके बाद इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 7 में हमको वही डिटेल दे रखी है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, ये है असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूं एक सब्जेक्ट के लिए। अगर मेरा थ्योरी मार्क्स की वेटेज है 80, जो मैंने एग्जांपल में भी लिया था कि क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर 80 मार्क्स का होता है थ्योरी का, तो उस 80 मार्क्स के हिसाब से आपके 10वीं के नंबर को 30% वेटेज दी गई है, यानी कि यू कैन स्कोर मैक्सिमम 24। 11वीं के नंबर को 30% की वेटेज दी गई है, यानी कि यू कैन स्कोर मैक्सिमम 24। और 12वीं के जो आपके प्री बोर्ड्स हुए हैं उसको 40% वेटेज दी गई है, यानी यू कैन सिक्योर मैक्सिमम 32। ये है सिर्फ थ्योरी कंपोनेंट। और जो अलग से आपने प्रैक्टिकल दिया है क्लास 12th के अंदर, वो आपको 20 मार्क्स एज इट इज मिलेंगे, या जो भी आपके मार्क्स अलॉट हुएंगे वो आपके एज इट इज जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर क्लास 10th की वेटेज की बात की जाए तो वो है 24 नंबर मैक्सिमम, क्लास 11th की वेटेज की बात की जाए वो है 24 नंबर मैक्सिमम, लेकिन क्लास 12th की अगर आपकी मेहनत की बात की जाए तो 32 ये, 20 ये जो आपने अभी प्रैक्टिकल दिया, कुल मिलाकर आपकी क्लास 12th की मेहनत के 52 मार्क्स आपके हाथ में हैं। यानी कि 100 में से आधा % आप मानो, 100 में से 52 मार्क्स आपके अपने क्लास 12th की ही मेहनत के हैं। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं या जो बच्चे सोच रहे थे कि हमने तो क्लास 12th में ज्यादा मेहनत करी है, पहले नहीं करी थी, तो चिंता मत करना बच्चों, आपकी आधे नंबर आपके अपने क्लास 12th के ही मिलेंगे, रिमेनिंग आपके 10th और 11th के बेसिस पर हैं। यही बात इस टेबल में अलग अलग एग्जाम्पल्स में समझाने की कोशिश की गई है। किसी सब्जेक्ट में थ्योरी है 70 तो प्रैक्टिकल है 30, किसी में थ्योरी है 60 तो प्रैक्टिकल है 40। आप अकॉर्डिंगली अपना चार्ट कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने ये वीडियो अकेले देखी है तो चल जाएगा, अब फटाफट से अपने पेरेंट्स को बुला लो, क्योंकि अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो पेरेंट्स को भी जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपका कोई स्कूल टीचर आप जानते हो तो उसको भी बोल दो कि फटाफट से इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू कर दे। पॉइंट नंबर 8 पर आता हूं नोटिफिकेशन की, कि क्लास 12th के जो थ्योरी मार्क्स बच्चे को अलॉट किए जाएंगे
उसके कंप्यूटेशन के बारे में एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहां दी गई है। ध्यान से पढ़ते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स फॉर क्लास 12 विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन, उसके बाद ध्यान से पढ़ना, इन के बाद 1 और मोर यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड्स थ्योरी एग्जामिनेशन। ये स्कूल पर डिपेंड करेगा, हर स्कूल इंडिविजुअली ये डिसाइड करेगा कि आपको जो एक यूनिट टेस्ट हुआ है उसके आधार पर 12th के नंबर दें, या जो एक मिड टर्म हुआ है उसके आधार पर नंबर दें, या अगर कोई प्री बोर्ड हुआ है एक, उसके आधार पर नंबर दें, और चाहें तो स्कूल वाले अलग अलग इसमें वेटेज भी दे सकते हैं, यानी कि वो इनके एवरेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्कूल में एक यूनिट टेस्ट भी दिया है, एक आपने मिड टर्म भी दिया है, तो हो सकता है आपके स्कूल वाले दोनों का एवरेज ले लें आपकी मार्क्स की कंप्यूटेशन के लिए। ये बात आगे लिखिए, ध्यान से पढ़ना। द रिजल्ट कमेटी ऑफ द स्कूल में डिसाइड वेटेज टू बी गिवन टू ईच एग्जाम बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if the committee may be of the considered view that only pre-board exams may be taken into consideration, then a full weightage can be given to that component. ध्यान रखना, स्कूल की कमेटी का निर्णय होगा ये, अगर उन्हें लगा कि बच्चे को यूटी छोड़ो, मिड टर्म छोड़ो, सीधा जो प्री बोर्ड में उसके नंबर आए हैं उसके आधार पे मार्क्स देने हैं, तो ये स्कूल कमेटी के हाथ में होगा। तो ये जितने भी स्कूल टीचर्स अगर सुन रहे हैं, तो आपके हाथ में ये पावर होगी कि आप चाहें तो किसको कितनी वेटेज देना चाहें, यहां पर मेंशन है। अन्यथा आप चाहें तो किसी भी एक एग्जाम को आधारशिला बनाकर भी बच्चों को मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। यही बात यहां पर इंपॉर्टेंट दे रखी है। सिमिलरली, अनदर स्कूल रिजल्ट कमेटी में डिसाइड टू गिव इक्वल वेटेज टू प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड मिड टर्म एग्जाम्स। हो सकता है कोई दूसरा स्कूल कमेटी बोले या सोचे कि हम ऐसा करेंगे, हम मिड टर्म एग्जाम को आधी और प्री बोर्ड को आधी वेटेज देकर ही फिर बच्चों के मार्क्स को अलॉट करेंगे। तो इट इज द डिसीजन या डिस्क्रिशन ऑफ द स्कूल कमेटी कि बच्चे को 12th के जो मार्क्स देने हैं वो किस बेसिस पर देने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स के लिए। बात करूं नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 9 की, ये सारे ही स्कूल टीचर्स को खैर बता दिया जाएगा, तो सिर्फ मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, एक बेसिक जानकारी दूंगा। आपके स्कूल में जो कमेटी बनेगी बच्चों को मार्क्स एलोकेट करने के लिए, वो 5 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, जिनके चेयरमैन होंगे आपके स्कूल के प्रिंसिपल, और 2 मेंबर्स होंगे आप ही के स्कूल के सीनियर टीचर्स यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, और 2 मेंबर्स होंगे आउटसाइड टीचर्स यानी कि किसी दूसरे स्कूल के टीचर्स। तो अगर हम कमेटी की बात करें जो किसी भी स्कूल में जाके रिजल्ट तैयार करेगी, तो यही यहां पे लिखा है, ईच स्कूल शैल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। हर स्कूल की जो कमेटी बनेगी 5 मेंबर्स की होगी, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल चेयरपर्सन होगा, 2 सीनियर मोस्ट टीचर आपके स्कूल के जो क्लास 12th को पढ़ा रहे हैं वो मेंबर्स होंगे, और 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचिंग क्लास 12th को ऑप्टेड एज एक्सटर्नल मेंबर्स। 2 मेंबर्स जो होंगे वो बाहर के होंगे। मैं इसका एनेक्चर आपको लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो के, जिसमें प्रॉपरली एक डिटेल्ड फॉर्म दे रखा है कि कैसे कैसे हर कमेटी मेंबर अपने दस्तखत करेगा और बच्चों की सारी जानकारी वहां पर लिख कर देगा। अब आता हूं इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 10 पर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो इसको बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये जानकारी शायद कहीं से ना मिल पाए जो यहां पर पॉइंट नंबर 10 पे दे रखी है। अगर मैं इसकी हेडिंग पहले आपको समझाऊं, इसकी हेडिंग है असेसमेंट मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th कॉम्पोनेंट। पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करना। क्लास 12th के आपके जो एग्जाम्स के मार्क्स लगने वाले हैं वो स्कूल की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से लगेंगे। क्लास 11th में जो आपके मार्क्स लगने वाले हैं कंपोनेंट, वो भी क्लास स्कूल की अपने आपके इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर लगेंगे। यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th के जो मार्क्स का प्रोपोर्शन है वो कहीं ना कहीं स्कूल के अपने हाथ में है। इसीलिए उन मार्क्स की असेसमेंट में मॉडरेशन किया जा सकता है। मॉडरेशन का मतलब होता है छेड़छाड़, ऑल्टरेशन। क्लास 10th के मार्क्स क्योंकि ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोडेड होते हैं, हर जगह पब्लिक होते हैं, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का मॉडरेशन पॉसिबल नहीं होता। ये बात नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि क्लास 10th के मार्क्स के लिए कोई भी स्केलिंग नहीं कर सकता स्कूल, और ना ही पॉसिबल है। अब क्लास 11th और क्लास 12th के लिए क्या है वो बारीकियां जिनके आधार पर मार्क्स को कम या ज्यादा करा जा सकता है। मैं एक लाइन यहां पर आपको पढ़ के सुना देता हूं, Therefore के बाद से पढ़ना, टू एंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ईच स्कूल विल हैव टू इंटरनली मॉडरेट द मार्क्स
to account for the school level variation by using a reliable reference standard, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा एक एग्जांपल लेकर कि ये क्या कहना चाहते हैं। देन उसके बाद आप यहां पर नीचे पढ़ना, देयर आफ्टर के बाद बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स moderation shall be carried out by the school in class 11th and class 12th, scaling up or down of class 11th and class 12th marks may have to be done in a fair and transparent manner by the result committee। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, जो आपकी स्कूल में रिजल्ट कमेटी बनी है उनके हाथ में ये पावर होगी कि किस बच्चे के मार्क्स को स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहां नोटिफिकेशन में दे रखा है। स्केल अप और स्केल डाउन का करने का मतलब है मॉडरेशन करना क्लास 11th या क्लास 12th के मार्क्स के। क्लास 10th के मार्क्स को मॉडरेट या स्केल अप स्केल डाउन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पर मेंशन्ड होते हैं। तो ये एक बहुत ही बारीकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है पेरेंट्स और बच्चों के लिए, और अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा भी कि ये मॉडरेशन होगी कैसे, क्या आपको उसका फायदा मिलेगा या आपको उससे नुकसान हो सकता है, उस पर भी हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने जो मॉडरेशन करने के लिए स्कूल को गाइडलाइंस दी हैं उसके लिए पैरामीटर क्या होगा, रेफरेंस पीरियड कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ लेता हूं। मान लेते हैं सेशन 2021 जिसका रिजल्ट हमें बनाने की बात की जा रही है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल की, तो उस स्कूल को क्या करना है, उस स्कूल को अपने पिछले 3 साल के ओवरऑल रिजल्ट्स को देखना है, यानी कि कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं उसका ओवरऑल रिजल्ट का मतलब होता है पूरे के पूरे पांचों ही सब्जेक्ट का मिलाकर एवरेज रिजल्ट। तो पांचों ही सब्जेक्ट का मिला के मान लेते हैं एवरेज रिजल्ट किसी स्कूल का, पर्टिकुलर स्कूल का पिछले 3 साल के अंदर इस प्रकार से है। फॉर एग्जाम्पल, तो बोर्ड्स ने ये गाइडलाइन दी है कि आप अपने पिछले 3 साल के ओवरऑल रिजल्ट को देखेंगे कि कितने परसेंटेज आते हैं मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के मिला के, उनमें जो बेस्ट आपका एकेडमिक ईयर होगा उस एकेडमिक ईयर को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्कूल जो होगा, ध्यान रखना बच्चों, आपका रिजल्ट अब इस बात पर भी काफी ज्यादा निर्भर करने वाला है कि आपने क्लास 12th के एग्जाम्स किस स्कूल से दिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स जिस स्कूल से आपने दिए हैं उसके अपने परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि आपका स्कोर क्या आने वाला है। तो सीबीएसई ने साफ मेंशन करा है कि किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के पिछले 3 साल का जो भी ओवरऑल रिजल्ट होगा उसमें जो उसका बेस्ट रिजल्ट होगा उस बेस्ट रिजल्ट को वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ले लेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये रेफरेंस पॉइंट का लेने का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब इस साल भी सब बच्चों को क्या 76% ही मार्क्स मिलेंगे? नहीं, अभी आगे समझाता हूं इस रेफरेंस पॉइंट को लेने से क्या होगा। अब एक बार ये रेफरेंस पॉइंट आ गया तो उसके बाद बोर्ड्स ने 2 मेन क्राइटेरियाज जो हैं वो आपके लिए डिस्कस करे हैं, जो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि अगर किसी भी रेफरेंस पीरियड में, यानी कि अगर इस स्कूल का रेफरेंस पीरियड था ये वाला साल, तो इस वाले साल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी बच्चों का स्कोर रहा था, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेता हूं फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में इस स्कूल के अंदर अगर बच्चों के जितने भी मार्क्स आए थे उन मार्क्स से हम अगर वेरिएट करना चाहेंगे, जो एक रेंज सेट हुई है वो हुई है प्लस या -5 मार्क्स की। यानी कि अगर इसको मैं डिटेल में समझाऊं, इस साल यानी कि इस एकेडमिक ईयर में अगर इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अकाउंटेंसी के नंबर थे 80%, तो इस साल हम उसमें अगर रेंज की बात करें तो या तो हम कम कर सकते हैं 5 यानी कि 75 तक जा सकता है वो, या बढ़ा सकते हैं 5 तो 85 तक जा सकता है वो। इस बात को अगर आप गहराई से समझो तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का अपना जो परफॉर्मेंस रहेगा वो आपके भी मार्क्स को अब डिटरमाइन करेगा, क्योंकि स्कूल अपने एकेडमिक ईयर में आए हुए बच्चों के मार्क्स से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ाकर आपको मार्क्स नहीं दे सकता। इस बात का ध्यान रखना, इस पे लिमिट है कि रेंज शुड बी +-5 मार्क्स। मैं मान रहा हूं माइनस तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्लस करा भी तो 5 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर यहां पर किसी पर्टिकुलर स्कूल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल मार्क्स ही 50 आए हुए हैं, तो एक्सपेक्ट मत करना कि इस साल के रिजल्ट में इस बार वहां पर अच्छा रिजल्ट या अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो सीबीएसई ने इस प्रकार का मेंशन कर रखा है। दूसरा पॉइंट और भी खतरनाक है आपके लिए।
दूसरे पॉइंट में ये साफ मेंशन करा गया है कि सब्जेक्ट वाइज छोड़ो, जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, यानी कि जिस ओवरऑल रिजल्ट के आधार पे हमने अपना रेफरेंस पीरियड चुना था, यानी कि पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, तो इस साल स्कूल वाले उसको बढ़ाकर 98 या 99% नहीं कर सकते। उस पर लिमिट लगा दी है कि उसको 2% तक ही मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर रेफरेंस पीरियड में इस स्कूल के अंदर ओवरऑल रिजल्ट 76% था, तो इस बार ओवरऑल रिजल्ट मैक्सिमम 78% ही रह सकता है। ये बारीक जानकारियां आपको शायद ही कहीं से पता चले, बट ये सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अंदर है। मैं आपको दिखाता हूं ये सारी बातें जो यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। तो इस नोटिफिकेशन के मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट ए के अंदर जो लिखा है उसमें यह लिखा है, जो मैंने आपको रेफरेंस पीरियड का एग्जांपल दिया वही बात यहां पर समझा रखी है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में अगर किसी वर्ष ओवरऑल रिजल्ट 72% रहा है, 74 रहा है और 71 रहा है, तो स्कूल जो है वो सबसे बेस्ट अपने एकेडमिक ईयर को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे चुन लेगा। यानी कि इस केस में 74% वाला केस स्कूल का एक बेस्ट रिजल्ट माना जाएगा, जो उसका ओवरऑल रिजल्ट है। यही बात यहां पर हमको समझा रखी है। आप इसकी कॉपी को रीड कर सकते हो, ध्यान से खुद समझ सकते हो। देन इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है बी और सी पॉइंट। कृपया इसको ध्यान से सुनना। बी पॉइंट को धीरे धीरे पढ़ना। क्या लिखा है? द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021 शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए विद इन अ रेंज ऑफ ±5 मार्क्स। यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज इस साल के आपके मार्क्स होंगे वो होने चाहिए ±5 मार्क्स की रेंज में, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। यानी कि जिस रेफरेंस ईयर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों के जो मार्क्स रहे होंगे उसमें सिर्फ ±5 मार्क्स की ही रेंज मिलेगी। ये सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। और उसके बाद अगर आप आगे पढ़ो, हाउएवर द ओवरऑल एवरेज मार्क्स, यानी कि अगर मैं ओवरऑल मार्क्स की बात करूं फॉर द स्कूल असेस्ड इन 2021 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट शुड नॉट, पढ़ लेना ध्यान से, शुड नॉट एक्सीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल बाय 2 मार्क्स। यानी कि जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा या ओवरऑल जो मार्क्स आएंगे वो रेफरेंस पीरियड में आए हुए ओवरऑल मार्क्स से 2 मार्क्स या 2% ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसा ना हो कि किसी स्कूल में रेफरेंस पीरियड में तो ओवरऑल रिजल्ट आया है 70% और इस साल वो दिखा दें कि हमारा तो स्कूल इस साल 99% रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके लिए मुद्दे की बात यह है कि अब आपके स्कूल का अपना परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट को काफी हद तक डिटरमाइन करेगा। तो विच इज अ बैड न्यूज फॉर यू। और बी पॉइंट में सिर्फ यह है कि अगर किसी स्कूल के पास 3 साल का रेफरेंस पॉइंट नहीं है, वो अभी नया नया खुला है स्कूल, अभी वो 2 साल ही हुए हैं, तो वो अपने पिछले 2 साल के ही रिजल्टों में से बेस्ट रिजल्ट वाले को रेफरेंस पॉइंट ले सकता है। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी जानने की वो ये थी। शायद इस बारे में आपने कभी सोचा ना हो, बट ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड दे रखी हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 और 13 बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं, हो सकता है कोई बच्चा 5 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहा हो या 5 से ज्यादा सब्जेक्ट के उसके मार्क्स असेस होने हो, तो उस केस में ये बोला है, एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज इफ एनी स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन 5 सब्जेक्ट्स देन mean marks of the best of the 3 subjects out of the maximum allotted marks after conversion in case of maximum marks are other than 80 may be awarded in the subject। तो अगर आप 5 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो मार्क्स अलॉट होंगे, आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो कन्वर्ट करके आए होंगे, जाहिर सी बात है, उनका एवरेज ले लिया जाएगा और वो मार्क्स आपको एडिशनल आपके सब्जेक्ट में अलॉट कर दिए जाएंगे। इसी तरह असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट ही आप पहली बार दे रहे हो या पढ़ रहे हो जिसका कोई पुराना 11th का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वाज टू बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 असेसमेंट ऑफ सच सब्जेक्ट शैल बी डन बाय अवॉर्डिंग, सेम कहानी, एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। तो उस सब्जेक्ट के, यानी कि नए सब्जेक्ट के मार्क्स भी, जिसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है 11th का, उस सब्जेक्ट के भी मार्क्स
टॉप 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स के एवरेज जो निकलेगा वो सीधे सीधे अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। बात करता हूं पॉइंट नंबर 28 और 29 की। छोटे से पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट। अगर आपको लगता है कि मेरे जो मार्क्स अलॉट हुए हैं और जो मुझे मिले हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो आपको ये ऑफर दिया जाएगा, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए। तो जब स्थितियां सुधर जाएंगी, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब आप चाहें तो अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। ये यहां पर मेंशन्ड है। और इसी तरह कंपार्टमेंट या प्राइवेट जो बच्चे हैं जो अपने सेकंड कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं या उनका डिले हो गया है, तो वो भी यहां पर लिखा है कि जब हालात अनुकूल हो जाएंगे तब वो अपने वो एग्जाम्स दे पाएंगे, जिसके बारे में बोर्ड आपको समय आने पर सूचना दे देगा। इसके बाद इस नोटिफिकेशन के अंदर हमें अलग अलग एनेक्चर्स दे रखे हैं, जिसमें एनेक्चर 1 जो है वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के, उनके लिए एनेक्चर 2 बड़ा काम का है। आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट इस प्रकार से मिलेगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी स्कूल की डिटेल्स जाएंगी, और जो मैंने आपको कहा था कि जो 5 मेंबर्स की कमेटी होगी, चेयरमैन प्रिंसिपल होगा स्कूल का, 2 आपके स्कूल के टीचर्स और 2 बाहर के टीचर्स जो होंगे, उनके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट यहां पर दिया गया है। आप कितने मार्क्स अलॉट कर रहे हैं, किसी बच्चे का अगर एग्जाम नहीं हुआ है या किसी बच्चे के एग्जाम ना होने पर भी आप जो मार्क्स अलॉट कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको लिखित में देनी पड़ेंगी इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं बाद में इंटरनल मेंबर्स के नाम और दस्तखत, यानी कि जो स्कूल टीचर्स हैं, और जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनके नाम और दस्तखत, एंड द चेयरपर्सन यानी कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके दस्तखत होंगे, और फिर ये चीजें आपकी सीबीएसई में सबमिट हो जाएंगी। अब आता हूं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। जितने भी बच्चे हैं यहां से बड़े ध्यान से सुनना। इंटरनल मॉडरेशन जो हमने पहले थोड़ी देर कवर करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्कूल जो है वो आपके 11th और 12th के मार्क्स में कुछ मॉडरेशन कर सकता है, तो सीबीएसई ने उसका एक प्रॉपर एनेक्चर 3 दे रखा है जिसमें सारी डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखी है। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। इसमें दे रखा है, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्लास 12th के रेफरेंस ईयर का जो हमने पढ़ा था पॉइंट, उस रेफरेंस ईयर में सपोज करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, उस स्कूल के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस ईयर में एक पर्टिकुलर रिजल्ट था बच्चों का। वो रिजल्ट कैसा था? फॉर एग्जांपल 33% से कम नंबर 1% बच्चों के आए, 33% से 50% तक के नंबर 19% बच्चों के आए, 50% से लेकर 75% तक नंबर 30% बच्चों के आए, 75% से लेकर 95% तक नंबर 20% बच्चों के आए, और 95 प्लस नंबर 30% बच्चों के आए। सपोज ये उस रेफरेंस ईयर का एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। यहां पर उन्होंने ये एग्जांपल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बनाकर दे रखा है कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्कूल में पिछले साल का जो रिजल्ट था मैथमेटिक्स का, वो कुछ ऐसा था कि बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं इन रेंजेस के अंदर। तो अब सबसे मजेदार बात ये कि अगर इस स्कूल में इस साल 200 बच्चे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं इस स्कूल में इस साल 200 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका क्लास 12th का रिजल्ट बनाना है स्कूल वालों को, तो वो मैथमेटिक्स का, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है मैथमेटिक्स, तो जब वो मैथमेटिक्स का रिजल्ट इस बार प्रिपेयर करेंगे तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है रेफरेंस ईयर में, वो और इस साल जो वो मार्क्स अलॉट करेंगे अपने करंट ईयर में, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो पता चले इस साल स्कूल में रिजल्ट दिखा दिया कि जी 100% बच्चे 95 प्लस वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं तो 200 का 1% यानी कि 2 बच्चे उन्हें दिखाने पड़ेंगे कि जिनके 33% से कम नंबर आए हैं। 19%, 200 का 19% यानी कि 38 बच्चे ऐसे दिखाने पड़ेंगे जिनके नंबर 33 to 50 मार्क्स के बीच में आए हैं। इसी तरह 30%, 60 बच्चे ऐसे दिखाने पड़ेंगे जिनके नंबर 50 to 75 के बीच में आए हैं। इसी तरह 20%, 40 बच्चे ऐसे दिखाने पड़ेंगे जिनके मार्क्स 75 to 95 के बीच में आए हैं। और 95 प्लस 30% यानी कि 60 बच्चे ऐसे होंगे
जिनके मार्क्स 95 प्लस हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर स्कूल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले पढ़ने के 200 बच्चे हैं और जिनके मार्क्स को हमें बनाना है रेफरेंस ईयर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से, तो इस साल के बच्चों का रिजल्ट मैथमेटिक्स का कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये मेरी अपनी एज्यूम्ड फिगर्स नहीं है, इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात यहां पर मेंशन कर रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेम कैलकुलेशंस इन्होंने करके दिखा रखी हैं कि अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं तो 2021 के रिजल्ट में मैथमेटिक्स के अंदर उस पर्टिकुलर स्कूल में इन रेंजेस में इतने 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 बच्चे लाई करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जो आपके स्कूल में रिजल्ट तैयार होने वाला है उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है, बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी स्कूल टीचर्स और कमेटीज के पास भी। और अगर आप खुद एक स्कूल टीचर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको ये सारी गाइडलाइंस समझा दी जाएंगी और आप इन सारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे उचित तौर पे। नीचे एक चीज को जरूर पढ़ लें, एवरेज मार्क्स असेस्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 62 प्लस माइनस 5 मार्क्स। ये 62 जो था ये रेफरेंस पीरियड में बच्चों का मैथ्स का रिजल्ट था। तो इस साल के बच्चों का रिजल्ट रेफरेंस पीरियड में आए हुए मार्क्स से 5 नंबर ही थोड़ा सा स्केल अप या स्केल डाउन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस साल बच्चों के 100 नंबर आ गए मैथ्स में, नहीं। इस साल का रिजल्ट इस स्कूल का 62 मार्क्स से 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम तक की रेंज का ही रहेगा। एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ द असेस्ड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इज लेस देन 66। ये एग्जांपल ले रहे हैं कि इस स्कूल का जो ओवरऑल रिजल्ट रहा था वो 64% रहा था रेफरेंस पीरियड में, तो इस साल इनका ओवरऑल रिजल्ट 2 नंबर ज्यादा ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि ओवरऑल रिजल्ट 66 मार्क्स यानी 66% का ही हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। एंड लास्टली जो एनेक्स्चर 4 दे रखा है इस नोटिफिकेशन का, यानी कि लास्ट एनेक्स्चर है, उसमें कुछ डेडलाइंस दे रखी हैं स्कूल्स को और सीबीएसई को, यानी कि कब कब क्या क्या चीजें होती रहेंगी, जिसमें बच्चों के लिए जो मेन चीज है वो आप देख ही सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई बाय 31 जुलाई। बाकी स्कूल टीचर्स को जो गाइडलाइंस दी गई हैं या जो डेडलाइंस दी गई हैं उन्हें अपने मार्क्स को अपलोड करना पड़ेगा सीबीएसई पोर्टल पर अपनी गिवन डेडलाइन से पहले। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया हो और पसंद आने से ज्यादा समझ आया हो। मैंने कोशिश करी थी अपनी तरफ से इस नोटिफिकेशन को डिटेल में आपको समझाने की, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटिंग टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स, मैंने उनको कवर करा है। आप इसकी कॉपी को निकाल कर खुद भी एक बार पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपसे मिलता हूं जल्दी किसी नई वीडियो में।